हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स यानी साइंस के एक टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है प्रत्यास्थता, यानी इंग्लिश में इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में हम समझेंगे और सभी क्वेश्चन इसके आसानी से हमारे हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, देखते हैं जरा। तो भाई ये है क्या, इसको समझते हैं। पहले इसकी परिभाषा हमसे क्या कहती है, इस बात को थोड़ा सा जानते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब क्या है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु में बाह्य बल के कारण होने वाला परिवर्तन है ना, उस परिवर्तन का विरोध करती है, तो वही प्रत्यास्थता कहलाती है। अब ये किताबी लैंग्वेज थी, आपको मुझे उम्मीद है हल्की समझ आई भी होगी, नहीं भी, इसको और अपने शब्दों में डिफाइन करने का प्रयास करता हूं मैं। तो प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी बाह्य बल के कारण उस वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये एक रॉड है, मान लीजिए स्टील की या रबर की या किसी भी चीज की, और हम इसको खींचना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको खींचना, और खींचने पर हमने देखा कि इसकी जो लंबाई है वो इतनी बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको खींच के रखा हुआ है, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, छोड़ने पर अगर ये वापस उसी अवस्था में आ जाए, ये वापस उतनी की उतनी ही रह जाए, तो यही क्या कहलाएगा, इस वस्तु का प्रत्यास्थता गुण कहलाएगा। ठीक है, यानी पुनः उसी अवस्था में लौट आना। अब वो उसके आकार में हो सकता है, उसके आयतन में हो सकता है, उसके क्षेत्रफल में हो सकता है, किसी भी चीज में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मेरी बात आप बखूबी समझ पाए होंगे कि प्रत्यास्थता का मतलब क्या है। जैसे हम समझते हैं एक रबड़ का छल्ला आप ले लीजिए, उसको जैसे हम खींचेंगे, जब तक हम उसको पकड़ के रखेंगे ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो वापस अपनी उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जिस अवस्था में वह पहले था। तो यही जो है, यही जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमने खींचा तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ था, लेकिन जैसे ही छोड़ा, जैसे ही बाह्य बल खत्म हुआ, परिवर्तन खत्म हो गया, वापस पुनः अपनी अवस्था में आ गया। तो यही जो गुण है जो वापस उसी अवस्था में उसे बुला लाता है, वही कहलाता है प्रत्यास्थता। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए इसके आगे की अभी हम बात समझते हैं और हमें इससे क्या क्या चीजें जाननी है। तो भाई प्रत्यास्थता हमें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं, कई बार समस्या हो जाती है। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये आप समझ पाए। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था कि ये क्या है, परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बाह्य बल काम कर रहा था, बाह्य बल। अच्छा, जो ये बाह्य बल है जो उस वस्तु में परिवर्तन करता है, इस बाह्य बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं, विरूपक बल। मेरी बात आप समझ पाए हैं। ये विरूपक बल क्या है, तो विरूपक बल जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विरूपक बल क्या है, तो आप समझ पाए होंगे। विरूपक बल जो है वो उस वस्तु में जो परिवर्तन करता है ना, जिस बल से, बाह्य बल जो, उसी को विरूपक बल कहते हैं। ये विरूपक बल कोई नया बल नहीं है, विरूपक बल उसी बाह्य बल को कहते हैं जिससे हम वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है भाई, एक चीज आती है। एक तो ये हो गया आपका प्रत्यास्थता टॉपिक हमारा, ये इसी टॉपिक में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिकता। प्लास्टिकता, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं PLASTICITY। ठीक है भैया, प्लास्टिकता। ये क्या है, ये इस प्रत्यास्थता का विपरीत है नहीं। तो प्रत्यास्थता का विपरीत का क्या मतलब है। अब भाई इसमें भी मान लीजिए हमने किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया, और बाह्य बल लगाकर उसकी मान लीजिए लंबाई में वृद्धि कर दी, मान लीजिए खींच लिया हमने, और छोड़ने के बाद अब वो वापस उसी अवस्था में नहीं लौट पाता। मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड थी, मान लेते हैं कि इस रॉड की लंबाई 5 मीटर मान लेते हैं,
और हमने इसको खींचा, और खींचने के बाद अब ये पूरी कितने की होगी, 1 मीटर और बढ़ गई, तो टोटल लेंथ अब इसकी कितनी हो गई, 6 मीटर। अब इस पर से हमने बल भी हटा दिया, बाह्य बल जो विरूपक बल काम कर रहा था वो भी हटा दिया, लेकिन अब भी ये कितने की है, 6 मीटर की ही रॉड है। तो ऐसी वस्तुओं को, गुण को क्या कहते हैं, प्लास्टिकता कहते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें छोटे छोटे ऐसे ही पॉइंट हैं। एक पॉइंट है इसमें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं या पूर्ण प्रत्यास्थता गुण। पूर्ण प्रत्यास्थता का मतलब होता है भाई, मान लीजिए किसी वस्तु में बल लगाकर परिवर्तन किया और छोड़ते ही वह वापस उसी अवस्था में आई, तो 100% उसी अवस्था में आ गई। जैसे अभी हम रबड़ को अगर खींचें तो भी बार बार, जैसा मान लीजिए हम उसको खींच लें तो वो वापस उसी अवस्था में तो आ जाएगी, लेकिन अगर हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को नापें तो थोड़ी बहुत वो खिंच जाएगी, थोड़ी बहुत ढिल्ली हो जाती है रबड़, है नहीं। तो वो पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, पूरी तरह से वापस नहीं हो पाई। हालांकि हमें स्पष्ट हो रहा है कि हो गई, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो फैल गई है, थोड़ा बहुत उस पर फर्क पड़ गया है। ठीक है, तो पूर्ण प्रत्यास्थता का क्या मतलब है? पूर्ण प्रत्यास्थता का मतलब है कि वो वस्तु जितनी पहले थी एग्जैक्ट उतनी हो जाए, बिल्कुल 0.1 के बराबर भी ना सर, के 0.001 के बराबर भी उसमें परिवर्तन ना हो, तो वो वस्तु कहलाएगी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। बात आपको समझ आ रही है? ये इसी के ही पॉइंट है छोटे छोटे। ठीक है। अच्छा, अब इनसे और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको तो आप रट्टा मार लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट ऐसे ही पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन है, वो कहेगा 4 ऑप्शन दे देगा, उन चारों में से 2 तो बहुत ही आसान होंगे, 2 में दिक्कत आ जाती है। एक होता है रबड़, रबर या इसको रबड़ भी बोल देते हैं, ठीक है, रबर या रबड़। और एक होता है भाई स्टील, स्टील, ठीक है, स्टील या इसको इस्पात भी आप कह दीजिए, इस्पात। ठीक है, तो इन दोनों में से पूछेगा कि निम्न में से किसकी प्रत्यास्थता अधिक है। तो प्रत्यास्थता का मतलब है वापस उसी अवस्था में जो लौट जाए परिवर्तन के बाद। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि स्टील की जो प्रत्यास्थता है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक छोड़ो, सर्वाधिक नहीं कह सकते, बाकी वो अधिक होती है, रबर से अधिक होती है। ठीक है जी, स्टील की प्रत्यास्थता रबर से अधिक होती है। ये बात समझ आई होगी आपको। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ सीमा। ठीक है जी, प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा, ठीक है जी, प्रत्यास्थ सीमा ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। भाई प्रत्यास्थ सीमा वस्तु की वह लिमिट है, उस वस्तु का वह एक सीमा है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु है और इस वस्तु को मान लीजिए हम सिर्फ इतना ही खींच सकते हैं। अच्छा, इससे अधिक खींचने पर क्या है कि ये प्रत्यास्थ नहीं हो पाएगी, इसका प्रत्यास्थता का गुण जो है वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हमने खींच लिया इसको इतना, तो इतना खींचने पर क्या होगा, अब अगर हम इतना खींचते इसको तो ये वापस हो जाती, इस अवस्था में लौट जाती। लेकिन जब हमने इसको खींच कितना दिया, इतना खींच दिया, तो इतना खींचने पर अब क्या है, ये वापस नहीं होगी, या तो टूट जाएगी। जैसे भी रबर ही है, उसकी भी एक लिमिट है खींचने की, ज़्यादा लिमिट में खींचोगे या तो वो टूट जाएगी या फिर वो वापस पूर्ण उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी स्थिति आ जाती है ना। तो प्रत्यास्थता सीमा वस्तु का वह पॉइंट है, वह सीमा है जिससे अधिक खींचने पर या जिससे अधिक बल लगाने पर वह वस्तु अपनी प्रत्यास्थता का गुण खो देती है। उस सीमा को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं, प्रत्यास्थ सीमा। भाई आई बात समझ में आपको? इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। अच्छा, चलिए और बातें इस टॉपिक से जानेंगे अभी हम। अच्छा, अभी इससे आगे चलने से पहले हमें कुछ और चीजें जाननी होंगी, हम उनको भी यहीं पर जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बातें हमें पता होनी चाहिए? मान लीजिए एक छोटा ही टॉपिक, आप इसको अलग समझ सकते हैं। एक है विकृति। ये विकृति क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो भाई विकृति समझते हैं। ठीक है, विकृति है भाई किसी भी चीज की, मान लीजिए कोई वस्तु है ये रही, और इसकी हम लंबाई में कर देते हैं चेंज, इसकी लंबाई में चेंज कर देते हैं, ये रही। हम इसको बताते हैं कि पहले है ये 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, अच्छा अभी जो हमने इसमें चेंज करा है वो मान लेते हैं हमने करा है 5 सेंटीमीटर का, यानी खींचकर इसको कितनी लंबी कर दी हमने, 5 सेंटीमीटर और लंबी कर दी। तो अभी ये टोटल कितनी हो गई, टोटल ये हो गई भाई साहब 25 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब हो गई, पहले तो 20 थी। ठीक है, तो विकृति क्या कहती है, विकृति ये कहती है भैया कि भाई उसकी लंबाई में कितना चेंज हुआ, यानी डेल्टा एल, यानी लंबाई में चेंज अनुपात पहले उसकी लंबाई क्या थी, यानी पुरानी लंबाई, इसी के रेशो को, यानी लंबाई में परिवर्तन अनुपात पहली लंबाई प्रारंभिक लंबाई, इस अनुपात को विकृति कहते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पर अगर हम इसका एक क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा कि भाई 5 सेंटीमीटर का चेंज हुआ है, पहले थी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक होते हैं 20, तो आंसर आ गया आपका 1/4। अब इसका कोई मात्रक नहीं है, तो इस बात को आप समझेंगे कि विकृति का मात्रक नहीं होता, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता भैया, क्योंकि मात्रक तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, अब कुछ बचा ही नहीं, तो इसका केवल क्या है, संख्यात्मक मान आता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, संख्यात्मक मान ही आता है। अच्छा, अब ये जो विकृति है ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। विकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, जरा इस बात को भी समझ लेते हैं। नंबर 1 होता है रेखीय, रेखीय, और नंबर 2 पर होता है आयतन। ठीक है, और नंबर 3 पर होता है स्पर्श रेखीय। स्पर्श रेखीय। ठीक है जी, तो विकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। रेखीय, आयतन रेखीय विकृति, आयतन विकृति और स्पर्श रेखीय विकृति। ठीक है, अच्छा इसी रेखीय विकृति को क्या कह देते हैं, इसी रेखीय विकृति को हम अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति भी कह देते हैं। ठीक है जी, इसी रेखीय विकृति को हम अनुदैर्ध्य विकृति भी कह देते हैं भैया। अच्छा, अब इन तीनों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कुछ भी फर्क नहीं है, बहुत हल्का सा। भाई देखो ये जो रेखीय विकृति है वो यही है कि लंबाई में चेंज हो जाए या फिर एरिया में चेंज हो जाए। तो ये अभी हमने पूरी की पूरी पढ़ ली है, पूरी की पूरी रेखीय विकृति के बारे में थी। आयतन की बात करें तो आयतन में क्या हो जाएगा, डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब आयतन में परिवर्तन अनुपात पुराना आयतन यानी प्रारंभिक आयतन, ये आयतन विकृति हो गई। मात्रक किसी का भी नहीं होता। रेखीय विकृति में क्या होगा, रेखीय विकृति में tan थीटा आंसर होता है, tan थीटा। इसमें क्या है, इसमें किसी चीज को घुमाया जाएगा थीटा एंगल पर। ठीक है, और उसका आंसर जो निकलता है वो tan थीटा में निकलता है। जैसे हमने कहा कि भाई साहब हमारे पास कोई डब्बा है और उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इस स्पर्श रेखीय विकृति जो होती है इसमें जब हम ये वाला परिवर्तन होता है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता भैया। ठीक है, मान लीजिए एक डब्बा है, कार्टून है, जैसे कि हम एक चित्र में समझते हैं। ऐसे समझिए आप कि भाई एक ये डब्बा था आपका स्क्वायर फॉर्म में, और अभी हमने क्या करा, इसके बाद में इस डब्बे को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ऐसे। ठीक है, तो देखो सिर्फ इसको टेढ़ा किया है भैया, यानी
जो इसकी वास्तविक ये जो लेंथ थी वो यहाँ जानी चाहिए थी, तो इसको हमने क्या करा, थीटा एंगल पे घुमा दिया। देखो ये चेंज किया है और वो थीटा एंगल पे किया है। तो ऐसी सिचुएशन में विकृति को मापेंगे हम टेन थीटा में। इससे आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको ये बातें पता होनी चाहिए, है नी। और भैया वक्त बुरा हो तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई ये 3 प्रकार की विकृति होती है, हमने विकृति को अपने शब्दों में समझा। अच्छा, इसके बाद एक चीज हमें और समझनी है भाई, जिसको हम कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं? प्रतिबल। उसको भी जरा सा समझ लेते हैं। तो समझते हैं भैया, अभी हम किसको समझेंगे? प्रतिबल को। ठीक है, तो समझते हैं, ये है प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है जी, ये है आपका प्रतिबल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता खिंचाव, इसका मतलब होता है खिंचाव। ठीक है जी, चलिए अब इसको समझते हैं जरा, ये प्रतिबल क्या है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रतिबल का मतलब है भाई, ये एक क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड है, और किसी क्षेत्रफल पर हम ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम उस पर बल लगा रहे हैं या खींच रहे हैं उसको, एक विशेष क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बल लगाते हैं, तो वही कहलाता है प्रतिबल। जैसे प्रतिबल बराबर, हम इस पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, बल, और इसके एक विशेष क्षेत्रफल पर बल लगा रहे होंगे। ठीक है, यानी इस वाले क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्रफल पर बल लगा रहे होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रतिबल। ठीक है, अच्छा, इस प्रतिबल के बारे में हमें और क्या क्या पता होना चाहिए? आप देखो, इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं भाई। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये अंतर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिबल और विकृति में क्या अंतर है। तो विकृति में कोई मात्रक नहीं होता, जबकि प्रतिबल का मात्रक होता है। और इसका मात्रक अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मेरे भाई कि भाई बल का क्या होता है मात्रक? न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन वटे मीटर का स्क्वायर। अच्छा, यहीं पर अगर हम इसका निकालना चाहें विमीय सूत्र, क्या निकालें? विमीय सूत्र, यानी विमा इसकी निकाल लें, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी भाई? न्यूटन का क्या होती है विमा? MLT -2, MLT -2 होगी किसकी? न्यूटन की। अच्छा, और मीटर की क्या होगी? मीटर मीन्स लंबाई, यानी L2 हो जाएगी इसकी। अच्छा, अभी देखो, इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, ये L ऊपर जाके माइनस में आएगा, तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा ML-1 और T-2। ये क्या हो जाएगा भाई? ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। ये रहा, किसका विमीय सूत्र है ये? तो ये प्रतिबल का विमीय सूत्र है। ठीक है जी, तो प्रतिबल का मात्रक भी होता है, प्रतिबल का विमीय सूत्र भी होता है। अच्छा, एक और चीज इसमें देखिए, अब ये जो न्यूटन वटे मीटर स्क्वायर है, इसी को हम कह देते हैं पास्कल। तो प्रतिबल का मात्रक पास्कल भी होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और इसके बारे में अब समझते हैं, मेन टॉपिक पर आ जाते हैं जो हमारा चल रहा था। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आगे चलें इस टॉपिक से। अच्छा, ये भी अगर मैं बताऊं इसके प्रकार भी, तो ये 2 प्रकार का ही होता है भैया। ठीक है, और ये कौन सा? एक तो वही रेखीय हो गया, ये खिंचाव हो गया, एक होता है आयतनिक। ठीक है, आयतन वाला।
रेखीय और आयतन, आयतन प्रतिबल, रेखीय प्रतिबल, आयतन में चेंज होगा आयतन प्रतिबल, उसमें चेंज लंबाई में चेंज होगा तो ये रेखीय प्रतिबल। ठीक है, ये हमें नहीं जानना इसके बारे में इतना। चलिए, तो और हमें क्या पता होना चाहिए, तो अब हम एक चीज देखेंगे भाई, क्या हुक का नियम। आपने एक देखा होगा हुक का नियम, हुक का नियम, और इसी हुक के नियम को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसी हुक के नियम को क्या कहते हैं भैया, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अच्छा, ये क्या है भाई हुक का नियम या प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये है विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है जी, तो क्या है ये हुक का नियम, क्या है भैया, हुक का नियम ये है जो मैंने आपको यहां दिखाया है। हुक का नियम है कि प्रतिबल अपॉन विकृति, या इसको देखो कैसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, अगर हम इसको पढ़ेंगे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं या फिर हुक का नियम कहते हैं। बात आई समझ में भैया। तो हुक का नियम या प्रत्यास्थता गुणांक किसको कहते हैं, प्रतिबल अपॉन विकृति को कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी बात आपको इतनी सी समझ आई होगी। अच्छा, यहीं पर अच्छा अगर हम इसके मात्रकों की बात करें तो देख लेंगे मात्रक क्या हो जाएगा भाई, विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही हुक के नियम का मात्रक है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्कल, या क्या कह सकते हैं हम, न्यूटन वटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो पास्कल इसका मात्रक हो जाएगा, या हम कह सकते हैं न्यूटन वटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। अच्छा, अब बात करें अगर हम प्रत्यास्थता गुणांक की, तो यह भी भैया लगभग 3 होते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, एक कौन सा होता है, एक हो गया आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एक हो जाएगा बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, और एक हो जाएगा दृढ़ गुणांक, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के गुणांक होते हैं भैया। इसी जो ये बल्क गुणांक है इसको आयतन गुणांक भी कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, और ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इसको अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी प्रत्यास्थता से संबंधित थी। अच्छा, और क्या क्या बात है भाई, अब देखो इसमें मैंने आपको बता ही दिया, वो कह देगा आपसे 2-3 ऑप्शन देकर के निम्न में से किसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक है, किसकी प्रत्यास्थता कम है। तो ये तो बात भाई नॉर्मल सी है। एक क्वेश्चन जो बहुत फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है पेपर में, वो मैंने आपको बता दिया कि रबर और स्टील में से किसकी प्रत्यास्थता अधिक है, तो स्टील की प्रत्यास्थता अधिक है। ठीक है, तो ये प्रत्यास्थता, इसमें हमने 3 टॉपिक छोटे छोटे कवर किए। हुक का नियम भी देख लिया, प्रत्यास्थता गुणांक भी देखे, प्रत्यास्थता को भी देखा, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल को भी देखा, स्ट्रेन यानी कि विकृति को भी देखा। तो ये सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।